जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसुजोम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे साथियों। साथियों, हमने यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, पीएसी ऐसी तमाम भर्तियां जिनमें हिंदी एक अहम रोल अदा करती है, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन यानी कि प्रैक्टिस सेट लगा रखे हैं मित्रों। और आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 3 रहने वाला है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों आइए अपने आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, जो कि नंबर है 3। ठीक है, तो आइए, ये आपको दरोगा बनने के बाद ऐसी अनुभूति होगी। ठीक है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, ये हमारी क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पीएससी, जेल वार्डर, फायरमैन सभी भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सभी चाहे कोई सी भी भर्ती क्यों ना हो। ठीक है मित्रों, और आपसे गुजारिश रहेगी क्लास में अंत तक आप बने रहिएगा। क्लास को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। जी बताइए, अनुपयुक्त यानी कि गलत गलत समानार्थी जोड़ा इनमें से कौन सा होगा? बताओ साथी। बादल नीर बिल्कुल सही बात है या फिर गलत है? बताइए। अरे, पहले क्वेश्चन में फंस गए। केस बाल, केस को बाल ही कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। केला कदली बिल्कुल सही है। द्रव्य वित्त, द्रव्य को हम वित्त कहते हैं, ध्यान रखना है, ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। लेकिन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा बादल नीर। अगर होता जल नीर तो सही माना जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बादल नीर। ठीक है, बाकी तीनों सही दिए गए हैं और यही हमारा गलत दिया गया है। और इसने पूछा था अनुपयुक्त यानी कि गलत समानार्थी जोड़ा इनमें से कौन सा होगा। नेक्स्ट, बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक साखी सबद रमैनी का संग्रह हम बीजक बोलते हैं साथियों। तो इसके रचनाकार कौन है? रशखान, कबीरदास, रहीम या फिर तुलसीदास? तो बीजक के जो रचनाकार हैं वे हैं कबीरदास जी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों क्लास को हम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथियों आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया जाना हमारी प्राथमिकता रहती है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है वो कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। आजकल, बहुधा, बाहर भीतर या फिर प्रतिवर्ष? आजकल, आजकल कहीं ना कहीं समय को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही बात है ये। बहुधा, ये भी बिल्कुल। प्रतिवर्ष, ये भी। लेकिन जो बाहर भीतर है ये स्थानवाचक को दर्शाता है, कालवाचक को नहीं दर्शाता। तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, लोग आजीवन खालिस्तान की तरह जूझते रहते हैं। बीमारी की तरह, टट्टू की तरह, घुंघरू की तरह या फिर उल्लू की तरह? तो लोग आजीवन टट्टू की तरह या फिर यानी कि टट्टुओं की तरह जूझते रहते हैं। ऑप्शन भी इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। 5 से 7 यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 ये हमारे पैराग्राफ से संबंधित है। आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले। मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय या फिर सहारा। आप बनना, किसी दूसरे का बोझ न बनकर या फिर किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। ठीक है, इस तरह दोनों शब्द परालंबन या फिर पराश्रिता त्याग कर, सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द है। मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप है। व्यक्ति के अंत्य बाह्य व्यक्तित्व को हीन या फिर तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। क्या
मानव जगत में दूसरों पर आश्रित रहना मनुष्य को पाप अंतबाह्य व्यक्तित्व को हीन या फिर तुच्छ बना देता है, छोटा बना देता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। सर्वत्र यानी कि सब जगह बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। थोड़ा सा और है मित्रों, इसे पढ़ते हैं। तनिक सी अभिलाषा, अभिलाषा को बोलते हैं हम इच्छा को, विल को। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मार कर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता और स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? स्वावलंबन, स्वर्ग का द्वार, स्वावलंबी जीवन, स्वावलंबन या परावलंबन, संसार में परावलंबन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विकल्प अभी आपको सेम सेम देखने को मिलते हैं, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन ए, स्वावलंबन, स्वर्ग का द्वार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, मैं आपको ये 40 क्वेश्चन कराऊंगा। 40 में आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर टाइप करिएगा। ठीक है, कि आपने कितना स्कोर किया है, और अपनी तैयारी को जांचना कि आपने कहाँ कमी कर रहे हो, आप कहाँ गलती कर रहे हो, और फिर उस कमी पर मेहनत करना। गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजे। लकड़ी की गुड़िया, पराश्रित, अवलंब, कठपुतली या फिर आश्रयदाता, बताइएगा। लकड़ी की गुड़िया का अर्थ होता है कठपुतली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। सर्वत्र, सब जगह बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। वाक्य का भेद क्या है? और से जुड़ा हुआ है, बताइएगा। और से जुड़ा हुआ है। आपको वाक्य भेद पढ़ाए गए होंगे साथियों, मैंने पढ़ाए थे आपको एमसीक्यू टाइप सीरीज में। ठीक है, वहां पर मैंने आपको वाक्य भेद पढ़ाए थे, बताइएगा। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर आश्रित उपवाक्य। और से जुड़ा हुआ है तो इसका हो जाएगा मित्रों संयुक्त वाक्य। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। रिजु का विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी, विलोम, ठीक है, ये सभी दोनों एक ही चीज होती है, विरुद्धार्थी और विलोम। तो बताइए रिजु का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? सुर, सुर का असुर होता है, और असुर का देवता भी होता है। वक्र, जी वक्र रिजु का ही होता है, बिल्कुल सही बात है। मिथ्या का क्या होता है? सच, और सरस का नीरस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, वक्र। रिजु का उल्टा होता है वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या फिर संस्कृत से? तो मित्रों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास हुआ है वो है हमारे अपभ्रंश से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? निर्वाह में नी उपसर्ग है, निष्कलंक में निस, पर्यावरण में परि और अधिकार में अधि। बताइए इनमें से कौन सा उपसर्ग जो है गलत दिया गया है? साथियों निर्वाह में नी उपसर्ग होता है, बिल्कुल सही बात है। निष्कलंक में ये नहीं होता, पर्यावरण में परि, अधिकार में अधि। ठीक है, तो निष्कलंक में, निष्कलंक का जो संधि विच्छेद होता है निधन कलंक, बताइए ये सही लिखा है या फिर गलत लिखा हुआ है? तो साथियों निष्कलंक का संधि विच्छेद आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अघोष महाप्राण है। ते, चे, खे, झ। आइए इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा साथियों, इस पर संघर्षी व्यंजन होते हैं, जो 5 का ग्रुप होता है हमारा। आओ बनाकर ही देख लेते हैं ताकि हमारे अच्छे प्रकार से याद हो जाए। ठीक है मित्रों,
1, 2, 3, 4 और 5। मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था के, टी, एम, 2। के से मतलब कंठ, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंतव्य और ओ से ओष्ठ्य। और ये कौन कौन से वर्ण होते हैं हमारे? कचट, तप, के, चे, टे, कचट, तप। ये हमारे होते हैं इस वर्ग के सामने वाले। आगे क्या होता है? कै, खे, गे, घे और डे। चे, छे, जे, झे, अइये। टे, ठे, डे, ये वाला नीचे बिंदी आएगी। ढे, अणे। टे, थे, डे, ढे और ने। पे, फे, बे, भे और में। ये होते हैं हमारे साथियों। कैसे होता है? कै, खे, गे, घे, डे। ऐसे ही मित्रों साथियों, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से अघोष महाप्राण कौन सा होगा, तो हमारा जो पहला और दूसरा होगा, ये हमारा एक होगा। आई मैं लिख ही देता हूँ। ये एक होगा, ये दूसरा होगा हमारा, ये तीसरा होगा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है। तो हमारा जो पहला और दूसरा होता है, पहला और दूसरा वर्ग, ये हमारे अघोष होते हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, अघोष 12, अघोष 12, सघोष 345, सघोष 345। ठीक है। तो अघोष पूछा गया है, तो यानी कि हमसे कै, खे, चे, छे, टे, ठे, टे, थे और पे, फे के बारे में पूछा गया है। तो आइए एक बार क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण पूछा गया हमसे। अघोष महाप्राण इनमें से कौन सा होगा? और महाप्राण जो होता है हमारा, अल्पप्राण 1, 3, 5, ये तो हो गए अल्पप्राण। और 2 और 4 दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग, ये हो गए हमारे महाप्राण। ठीक है। तो इनमें से जो अघोष महाप्राण होगा वो होगा खे, ऑप्शन सी, खे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अनंतिम, अनवरत, अविचल, निश्चल। सदा से चला आ रहा है, इसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है हमारा अनवरत। और हमेशा रहने वाले को हम बोलते हैं शाश्वत। ठीक है। और इस शाश्वत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्षणिक। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट। परमौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? परमौषध, पर धन औषध, परम धन औषध, परम धन पौध, शोध, परम धन औषध। औषध में एक मात्रा यहाँ पर ये गलत है। तो जो परम औषध का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है परम धन औषध, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परम धन औषध। खिचड़ी पकाना, इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे का? स्वादिष्ट भोजन बनाना। ऑप्शन भी ऐसे हैं जैसे कोई कॉमेडी वाले ऑप्शन दे रखे हैं। स्वादिष्ट भोजन बनाना। गुप्त धन खोज निकालना, गलत बात। रोटी के लिए तरसना, गलत। षड्यंत्र करना, ये होता है हमारा खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ, षड्यंत्र करना या फिर षड्यंत्र रचना। ठीक है। नेक्स्ट। जिस पंक्ति या फिर जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्द एक अर्थ अनेक, वहां पर सलेस। शब्द एक अर्थ अनेक, वहां पर सलेस, यानी कि सलेस अलंकार। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। गवैया शब्द क्या है? गवैया बताइए। गवैया शब्द इनमें से क्या है? तत्सम, देशज, तद्भव या फिर विदेशज। जो गवैया शब्द है ये एक तद्भव शब्द होता है, तद्भव। और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है मित्रों? बताइए। इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है?
गायक। ठीक है। और इसकी जो संधि विच्छेद होती है वो क्या होती है? ये होती है ना? जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, होगा ऑप्शन सी, तद्भव। गवैया एक तद्भव शब्द होता है। कौमुदी। कौमुदी का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? चंद्रिका, जुनहाई, ज्योत्सना, या फिर इनमें से सभी, यानी कि सभी। एक नया वर्ड है आपके सामने, जुनहाई। आपको ध्यान रखना है, जुनहाई को भी कौमुदी या फिर ज्योत्सना या फिर चंद्रिका कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये दिन और दिवस आपको याद रखने हैं। इसका जो राइट राइट आंसर होगा, होगा 21 फरवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? खड़ी बोली, मागधी, सौरसैनी, अर्धमागधी, या फिर ब्रांचड़। तो खड़ी बोली का जो विकास हुआ है, यानी कि किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन बी इसका सही विकल्प होगा। सौरसैनी अपभ्रंश से ही खड़ी बोली का विकास हुआ है। छप्पे। छप छप पानी कहाँ करता है? आर ओ में। आर ओ में। आर होता है ना रिवर्स ऑस्मोसिस, वहां पर पानी छप 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 करता है। तो आपसे पूछा गया है कि किन दो छंदों का मिश्रण है ये छप्पे छंद? तो रोला, आर से रोला और ओ से उल्लाला। ठीक है मित्रों, उल्लाला। तो छप्पे जो है रोला और उल्लाला दोनों छंदों का मिश्रण होता है। वहां पर है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, सीता सोई है। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक नहीं होगा, अकर्मक हो सकता है, अनेकार्थक भी नहीं होगा, सकर्मक नहीं होगा। क्योंकि सोना एक अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। और हमारा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होती है सोना। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। यह उक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, या फिर महादेवी वर्मा। पंक्ति आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम यूपीएसआई में लगभग दो पंक्ति देखने को जरूर मिलेगी। और ये पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। बताइए इस जो है लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। और पहला ऑप्शन सही क्यों है? क्योंकि इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अवसरवादी होना। अवसरवादी होना, किसी अवसर का तुरंत फायदा उठा लेने वाला व्यक्ति, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। बाकी संक्षेप में विस्तृत बात कह देना, ये होता है गागर में सागर भरना। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है? तो वाक्य में जब प्रयुक्त शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? बहुवचन या फिर गगनांचल? अब साथियों, इनमें दोनों, इन दोनों में से आप बताना मुझे, महात्मा गांधी द्वारा कौन सी है इसमें रचित? यानी प्रकाशकर्ता इसमें महात्मा गांधी जी थे। और इनमें से कौन सी के प्रकाशकर्ता महात्मा गांधी जी थे? लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? वाग्रत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विधि का विलोम क्या होता है? विधि का विलोम क्या होता है? निषेध, है ना? विधि का जो विलोम होता है निषेध। विधि का मतलब ही कानून होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों। बताइएगा, मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में शब्द का सर्वनाम किस प्रकार का है?
तो स्वयं को किस कैटेगरी में रखा जाता है? निजवाचक में, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? देव, मतीराम, घनानंद या फिर बिहारी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पंक्तियां मित्रों, ये है हमारे बिहारी की। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? भाववाच्य, भाववाच्य के अंतर्गत आपको 99% नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें नेगेटिव वाक्य ही मिलेंगे आपको देखने को। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना है। तो बताइए, आम खाया जाता है, ये होगा। मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। जी, जो इसका जो सही जवाब होगा मित्रों, वो होगा धूप में चला नहीं जाता। ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता, ये एक भाववाच्य का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? मैंने आपको पिछले दो प्रैक्टिस सेट में प्रेमचंद से संबंधित दो सवाल करवाए थे, दो क्वेश्चन करवाए थे। एक क्वेश्चन था कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो वो था मंगल सूत्र। और एक दूसरा क्वेश्चन था, प्रेमचंद के किस उपन्यास को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? तो वो था मित्रों सोजे वतन। और आज एक नया क्वेश्चन है प्रेमचंद जी से संबंधित। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? आजकल, ज्ञानोदय, दिनमान या फिर हंस? तो जो हंस पत्रिका है, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर, तो भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य गठन हुआ था, वो था हमारा उत्तर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है? अप्रमेय, अप्रमेय को हम बोलते हैं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। और अपरिमेय, अपरिमेय, ये दोनों में डिफरेंस है, अपरिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय किसको बोलते हैं? जिसको तोला या नापा ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। बाकी द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 34, पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? पांडित्य, बताइए। तो पांडित्य में जो प्रयुक्त प्रत्यय होगा वो होगा ये। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम है? कसौटी, कार्य, कहानी। ये जो काट लिखा हुआ है, काट, ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, कसौटी भी एक तत्सम शब्द है। और कहानी, एक मिनट साथियों, सॉरी, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि तद्भव नहीं है। तो कार्य, कार्य को कहते हैं संस्कृत में काज। ठीक है, यानी कि काज होता है इसका तद्भव। जो कार्य शब्द है, इसका जो कार्य शब्द है मित्रों, ये है एक तत्सम शब्द। कार्य तत्सम होगा और काज एक तद्भव शब्द होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता काज तो फिर चार ऑप्शन हमारे सही हो जाते। ठीक है मित्रों, बाकी
कसौटी को क्या बोलते हैं? कर्ष पट्टिका। तो एक कसौटी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम, चलो मैं लिख के बता दूं आपको, कर्ष पट्टिका। इसको बोलते हैं हम कसौटी को, ठीक है। और काठ को बोलते हैं हम कास्ट, ये लकड़ी से संबंधित होता है, कास्ट। कास्ट इसका एक तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार होता है? शिक्षक यानी कि अध्यापक, टीचर। ये टीचर, वो टीचर, ये शिक्षक, वो शिक्षक, यानी कि एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, खर का पर्यायवाची क्या होता है? खर, गधा, रावण, मूर्ख या फिर कुंठित। खर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है गधा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। वात्सल्य रस का जो सम्राट है, वात्सल्य रस किससे संबंधित होता है? बच्चों से संबंधित, बच्चों के लाड प्यार से संबंधित, ठीक है। तो वात्सल्य जो रस होता है, इसके जो सम्राट है किसको कहा जाता है? तो साथियों, वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग। बुराई, ध्यान रखना है, बुराई दिया गया है, बुराई, क्योंकि पहले अगर आपको बहुवचन दे दिया गया है अच्छाइयों, तो बाद में भी तो बहुवचन आएगा ना। और इसने यही पूछा है, यही कमी पूछी है कि बुराई का जो है रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारे। तो इसमें हो जाएगा बुराइयों, वो भी बिंदी वाला बुराइयों, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बुराइयों। ये वाला बुराइयों गलत लिखा हुआ है। आज का हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? ऑप्शन ए हिंदी, अवधी, ऑप्शन डी असमी या फिर तेलुगु। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत इनमें से कौन सी भाषा आती है? तो आप इसका आंसर आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आप हमारी क्लास में क्या परिवर्तन चाहते हो, ठीक है। हम अपनी क्लास को और कैसे बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जो होगा हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, राम।